दोस्तों नमस्कार। भारत को जिन जिन चीजों की जरूरत है, अगर वो जरूरतें भारत में पैदा नहीं होती है, भारत में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसे दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना ही पड़ेगा। और इस वक्त भारत मंगा भी रहा है। जो स्थिति इस वक्त देश की है वो ये बताने के लिए काफी है कि पिछले बरस की तुलना में हमारे ऊपर व्यापारिक घाटे का बोझ 10 से 12 लाख करोड़ ज्यादा होने वाला है। यह सिर्फ एक संकेत है, और यह संकेत सिर्फ इतना भर है कि रूस आत्मनिर्भर है तेल को लेकर, लेकिन 5 बरस से चल रहे युद्ध के बीच जब उसकी रिफाइनरी खत्म होने लगी, यानी हमले के दायरे में रिफाइनरीज आ गए, तो हालत नाजुक हो गई। कहना पड़ा रशिया को दुनिया के तमाम देशों से अब हम तेल गैस निर्यात नहीं करेंगे, यानी आप अपनी व्यवस्था कहीं और से कर लीजिए। और दूसरी तरफ होर्मुज रूट को लेकर जो ईरान और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं, उसने यूरोप के भीतर यह बड़ा संकट खड़ा कर दिया। अब वह ईरान के साथ कौन सा सौदा करे। नाटो कंट्रीज खत्म हुई नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने पर सीधा ईरान है। इजराइल खामोशी बरते हुए है ईरान को लेकर, यानी नाटो कंट्रीज अब यह कह भी नहीं रही कि दरअसल इजराइल की वजह से वह इस युद्ध में नहीं कूदेंगे। लेकिन इन सब के बीच एनर्जी का संकट यूरोप के सामने और डॉलर का संकट अमेरिका के सामने, तेल का संकट रशिया के सामने, और चीन का खुलेआम विस्तार उसकी अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, वह भी मिडिल ईस्ट के भीतर वो फैल रहा है। तब यहां पर सवाल बड़ा है, भारत अब क्या करेगा। लगातार कर्ज में डूबते हुए भारत को और कर्ज चाहिए। डिप्लोमेसी के आधार पर अभी तक जो समझौते हो रहे थे, उसमें तो अब रशिया को भी तेल चाहिए रिफाइंड किया हुआ। और भारत में एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी वो रिलायंस की है जामनगर में। कितना तेल भारत रिफाइन करके भेज सकता है और कितना तेल वह रूस से ले सकता है, कितना तेल वेंजुला में जो रिजर्व है उसकी रिफाइनिंग हो सकती है, और जो रिफाइन तेल अमेरिका के भीतर है वो कितनी बड़ी तादाद में भारत आ सकता है। इन दायरों में मत फंसिए, क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं आपके उस खजाने को लेकर जिस पे भारत सरकार गर्व करती है। हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत डॉलर है, बहुत सोना है, लेकिन सवाल है इस देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो सामान मंगाया जा रहा है बाहर से, वो रिकॉर्ड स्तर के घाटे पर पहुंच गया जून के महीने में। $30 बिलियन से ज्यादा का व्यापारिक घाटा जून के महीने का है। आप सोचेंगे $30 बिलियन क्या होता है। इस देश का बजट सालाना बनता है, और सालाना आंकड़ों के लिहाज से अगर आप चलेंगे तो एक क्षण के लिए सोच लीजिए कि पिछले बरस जो भारत को घाटा हुआ था, व्यापारिक घाटा, वो तकरीबन 28 लाख करोड़ का था। और एक झटके में यह घाटा अगर 40 लाख करोड़ तक पहुंच जाए तब क्या होगा। क्या यह संभव है। आशंकाएं इसलिए कहीं ज्यादा बड़ी हो चली है क्योंकि इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एनर्जी और गैस को लेकर जो जो प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में तकरीबन 18% की कमी आ चुकी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका, चीन, रशिया, ईरान, इन चारों के भीतर जो भी व्यापारिक संबंध हैं, जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, उसमें जो आवाजाही पर रुकावट है, और उस रुकावट पर पड़ने वाला जो असर है, उस असर का सीधा असर भारत पर कितना बड़ा हो सकता है, इसके संकेत इसलिए व्यापक हो गए क्योंकि लगातार रशिया, जो अपने आप में तेल को लेकर कम से कम कहा जाता था कि वह आत्मनिर्भर है, लेकिन पहली बार वहां पर तेल रिफाइनरी निशाने पर आई, वो मॉस्को की हो, वो पीट्सबर्ग की हो, यहां तक कि साइबेरिया के टुमेन में भी जो रिफाइनरी है वह भी निशाने पर आ गई, और 30% रिफाइनरी नीचे आ चुकी है।
जो माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक 40% कम हो जाएगा। यानी रशिया अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करे और इसका सबसे व्यापक असर एशिया में पड़ने वाला है। अगर आप संयुक्त दौर में जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था उस दौर को देखिए तो वो किर्गिस्तान हो, वो कजाकिस्तान हो, वो बेलारूस हो, वो अजरबैजान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, 90% तेल जो है वो रशिया से वहां जाता है। और पहली बार वो कह रहे हैं कि संकट व्याप्त हो चुका है, हमें और तेल चाहिए। लेकिन तेल कहां से देंगे? रशिया की कोई बहुत बड़ी कैपेसिटी रिफाइनरी की नहीं है। 3.91 मिलियन बैरल प्रतिदिन यही है उसकी अपनी रिफाइनरी, जो कि रोसनेट ऑपरेशन साइजान ऑयल रिफाइनरी है जिसके जरिए होती है। लेकिन फिर एक क्षण के लिए भारत लौट आइए। पहले भारत के उस संकट को समझ लीजिए जहां अब उसे बड़े बड़े कदम उठाने होंगे। यात्राएं खूब हुई, आंख मिचौली खूब खेली गई, जाति और धर्म की राजनीति इस देश ने देख ली, समझ ली। लेकिन अब सवाल जरूरतों का है, उस जरूरत का जिसमें फर्टिलाइजर किसान के लिए चाहिए, इस देश में आवाजाही के लिए पेट्रोल डीजल चाहिए, उड़ान भरने के लिए आपके पास हवाई जहाज का भी तेल होना चाहिए, जो इस वक्त रशिया भी इस स्थिति में नहीं है कि वह किसी भी हालत में अब एक्सपोर्ट कर सके। यह मैसेज क्या है? हमें लगता है इस मैसेज को समझने से पहले सरकार के आंकड़ों को समझ लेना चाहिए, जहां पर वो खुले तौर पर अपने व्यापारिक घाटे का जिक्र इस आधार पर कर रही है कि गड़बड़ियां तो हुई है क्योंकि ट्रेड डेफिसिट इसलिए बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ जून के महीने में $40 बिलियन का था, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो लगभग 71 बिलियन का था। यानी 30+ बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और अगर आप इसे एवरेज बनाते हैं, अगर इसे एवरेज नहीं भी बनाते हैं तो भी पहले क्वार्टर में अप्रैल मई जून में जो घाटा है वह 87 बिलियन डॉलर का हो चुका है। अगर आप इसको 12 महीने में ले जाएंगे तो पिछले बरस यह 283 बिलियन डॉलर का नुकसान था भारत को। यह बढ़कर एक झटके में लगभग 350+ बिलियन डॉलर जून को अगर बेस बना लें तो भी। लेकिन जो स्थिति अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं वो बतलाता है कि दरअसल यह स्थिति 400 बिलियन डॉलर पार कर जा सकती है। और यह संकेत है कि एक झटके में भारत के ऊपर जो सरकारी खजाने पर पिछले साल की तुलना में बोझ पड़े वह 12-13-14 लाख करोड़ से ज्यादा का हो सकता है। यह स्थिति नाजुक है। और इन सब के बीच जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक क्षण के लिए जरा देख लीजिए दुनिया के भीतर जो स्थिति भारत की है, उसमें पहले लाइन में समझिए, एक तरफ होर्मुज़ रूट का जो संकट है, जो भारत एलपीजी इंपोर्ट करता है, उस इंपोर्ट में यूनाइटेड अरब अमीरात, कतर, सऊदी, कुवैत, इन तमाम जगहों से 90% से ज़्यादा एलपीजी इंपोर्ट होता है, जिसमें एक झटके में लगभग 40% की रुकावट आ चुकी है। जो ऑयल है होर्मुज़ पर जो डिपेंडेंसी है अलग अलग देशों की, उसमें चाइना को मत गिनिए, क्योंकि चाइना की डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा 37.7% है जरूर। लेकिन भारत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना स्ट्रेटजिकली अमेरिका के साथ समझौता कर चुका है, उसके कोई कॉमर्शियल जहाज नहीं रुकेंगे। और ईरान और चाइना के बीच जो समझौते हैं वो ईरान को मदद करने को लेकर है, वो इजराइल को मदद नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ रशिया भी खुलकर मदद कर रहा है ईरान की, यानी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम भारत के साथ है। जो होर्मुज़ पर डिपेंडेंसी है वो भारत की तकरीबन 15% की है। साउथ कोरिया की भी डिपेंडेंसी 12% की है, भारत की 15% की है। और भारत छोड़कर बाकी तमाम अगर दूसरे देशों का जिक्र कर लें, उसमें साउथ कोरिया 12% और जापान लगभग 11%, भारत लगभग 15%, तो बाकी एशियाई कंट्रीज भी लगभग 13-14% सबको मिला दीजिएगा तो यहां संकट यूरोप का नहीं है। यूरोप की डिपेंडेंसी तो सिर्फ 3.8% है, अमेरिका की डिपेंडेंसी 2.5% है। इसको थोड़ा और अगर साफ करें तो जो 33 किलोमीटर का जो होर्मुज़ रूट है जिसका असर पड़ने वाला है, उसमें क्रूड ऑयल पर 35% है।
एलपीजी पर 30% है। जो रिफाइंड फ्यूल होता है जिसमें जेट फ्यूल कहते हैं उस पर 20% इफेक्ट हो चुका है। डीजल 10% के इफेक्ट में आ चुका है। जिस फर्टिलाइजर के लिए जो गैस चाहिए उस गैस के दायरे में आइएगा तो वो फर्टिलाइजर जिन गैस से बनती है उसमें सल्फर 55% इफेक्ट हो चुका है। यूरिया 30% इफेक्ट हो चुका है। आप सोच रहे होंगे इतना इफेक्ट के बाद भारत की सरकार खुश कैसे रहती है और वो बेफिक्र क्यों है। अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी है, चीन के ऊपर डिपेंडेंसी है, इससे हटकर कुछ नहीं है। दरअसल ये संकट दूसरे मुद्दों में इस देश को दिखाकर अपनी परिस्थितियों को छुपाने की है, तो फिर एक झटके में रशिया के भीतर पुतिन भी यही काम कर रहे थे। और अब जब वहां लंबी लंबी कतारें लगने लगी और ड्रोन और मिसाइलों के अटैक जो वहां के रिफाइनरीज पर होने लगे, भारत को भी लगभग 70,000 बैरल जो है भेजना पड़ा टैंकरों के जरिए रशिया की दिशा में। हमें लगता है एक ग्राफिक आपको दिखलाते हैं जो आंकड़े हम बतला रहे हैं, तब एक दृष्टि साफ होगी ये संकट गहरा है, भारत क्या करने वाला है उसके बाद। दरअसल इन आंकड़ों में जो आखिरी आंकड़ा आपने देखा वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत जो होर्मुज रूट के जरिए वो सऊदी अरब हो, इराक हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, ईरान हो, कुवैत हो, कतर हो, यहां से लगभग 2.09 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल मंगाता रहा जो इस वक्त रुक गया है। हालांकि सबसे ज्यादा चाइना 5.35 मिलियन बैरल प्रतिदिन मंगाता है जो आज भी मंगा रहा है, उस पर रोक नहीं है, लेकिन भारत को लेकर रोक है। और इसके बाद जो खास तौर पर साउथ कोरिया है वो 1.70 मिलियन बैरल प्रतिदिन मंगाता है, उस पर रोक है। जापान भी क्राइसिस में है जो 1.55 मिलियन बैरल प्रतिदिन मंगाता है, उस पर भी रोक है। यूरोप, पूरे यूरोप के पास जो जाता था वो सिर्फ 0.53 मिलियन बैरल है और जो अमेरिका के पास जाता था वो 0.36 मिलियन बैरल प्रतिदिन का है। यह एक मैसेज है कि वो रुक गया, थम गया। और इन सब के बीच जब रशिया का जिक्र हो रहा है तो रशिया के पास ऑयल रिजर्व भी और अपने लिए उसकी रिफाइनरी भी चल रही थी, लेकिन जो हमले हुए उसने एक झटके में मजबूर किया कि वह दूसरे देशों से मंगाए। उसने अपने नागरिकों से भी, वहां व्लादिमीर पुतिन ने जरूर कहा कि हम दूसरे देशों से ईंधन मंगा रहे हैं, एनर्जी मंगा रहे हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में सब्सिडी दे रहे हैं, कम गुणवत्ता का जो ईंधन है, जैसे भारत में इथेनॉल को लेकर जो संकट है वहां पर भी ये मिलावटी तो ना कहें लेकिन उसको माना जाता है खुले तौर पर कि दरअसल ये गुणवत्ता कम है। भारत का केस उल्टा है, भारत इथेनॉल भी मिलाकर कहता है कि नहीं नहीं ये बहुत शानदार तेल है, लेकिन रशिया में ये कहा जाता है कम गुणवत्ता का ईंधन है लेकिन इसकी बिक्री की अनुमति अब दी जा रही है। भारत में यही बिक्री हो रही है, उसमें बहुत मुश्किल हालातों में, इमरजेंसी के हालातों में इस कम गुणवत्ता वाले ईंधन की बिक्री की अनुमति दे दी गई है। और रशिया की अपनी एनर्जी को लेकर और रशिया की इकोनॉमी को लेकर और पुतिन की ताकत को लेकर पहली बार इसे एक टर्निंग पॉइंट रशिया में माना जा रहा है। यानी वो रशिया जिससे भारत सस्ते में तेल खरीदता रहा जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था, पूरे यौवन पर था, और जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू नहीं हुआ था, अमेरिका कह रहा था मत खरीदो रशिया से, भारत को वो सस्ते में दे रहा था। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी भारत ने उस दौर में एक साल में जो मैक्सिमम कमाए वो 70,000 करोड़ है।
वो सारी चीजें बंद हो गई। और इन सब के बीच भारत से जो तेल मंगाया गया रिफाइनरी का, वो 60 से 70,000 मीट्रिक टन पेट्रोल भेजा गया है, जो वहां के सोर्स बतलाते हैं। लेकिन बात उसके आगे की इसलिए है क्योंकि रिफाइनरी एक बड़ा काम होता है, और भारत के भीतर जो रिफाइनरी सबसे बड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस यानी मुकेश अंबानी के पास है, जो जामनगर में है। 12.40 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करने की स्थिति में जामनगर है, जो दुनिया के तमाम दूसरे रिफाइनरीज की तुलना में सबसे ज्यादा होता है। आप कहेंगे अमेरिका, अमेरिका में 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं, या कहें 2 बड़ी रिफाइनरीज है, जहां पर टोटल मिला के लगभग 11.84 लाख बैरल प्रतिदिन होता है। उसमें टेक्सास में ही दोनों है। टेक्सास का एक एक्सॉन मोबाइल बेटाउन रिफाइनरी है, जो 5.84 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन करता है, और दूसरा पोर्ट आर्थर रिफाइनरी है, जो लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन करता है। यानी दोनों मिलाइएगा तो लगभग 12 के लगभग, लेकिन अकेले जामनगर में ज्यादा होता है। इनसे सबसे ज्यादा रिफाइनरी करने की स्थिति में दुनिया में कोई देश है तो वो साउथ कोरिया है। वहां की 3 रिफाइनरी हैं, उल्सहान, येशु और उल्सन। ये 3 अलग अलग रिफाइनरों के जरिए लगभग 22.84 लाख बैरल प्रतिदिन रिफाइन किया जाता है। ये मैसेज सिर्फ इसलिए है क्योंकि साउथ कोरिया भी डिपेंडेंट है होर्मुज रूट को लेकर, जो थम गया, उसकी रिफाइनरी में काम नहीं हो रहा है। भारत के पास जो रिफाइनरी का जो हिस्सा है वो अमेरिका के जरिए, कुछ वेनेजुएला के जरिए, कुछ उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं उसमें भारत अब रशिया से ले नहीं पा रहा है। जो आ रहा है उसको वापस रिफाइन करके लौटाना है, ये परिस्थिति ईरान से ले नहीं सकता है। इस परिस्थिति में अगर आप सऊदी को भी देखें, जहां पर एक बड़ी रिफाइनरी 5.50 लाख बैरल पर डे जो रिफाइन करती है, उसका प्रोडक्शन इस दौर में डाउन है, वो तेल बेच पाने की स्थिति में नहीं है। ये पूरा संकट जो बतलाता है कि इस तरीके से अब असर होगा, जिस असर के दायरे में भारत व्यापक तौर पर आ सकता है। और अगर व्यापक तौर पर आएगा और दुनिया की महाशक्तियों की हालात इस दौर में अपनी इकोनॉमी को समझने और सुधारने और युद्ध की दिशा में कदम को बरकरार भी रखने की है, तो बड़ा सवाल यह है कि भारत इस युद्ध में प्लेयर नहीं है। भारत अपनी इकोनॉमी को लेकर स्वावलंबी या आत्मनिर्भर भी नहीं है, क्योंकि जब हम आपसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दायरे में व्यापारिक घाटे का जिक्र कर रहे हैं कि इस बरस के इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 12 लाख करोड़ बढ़ जाएंगे, तो यह संकेत उस डॉलर को लेकर है जिस डॉलर पर हमारी निर्भरता है। दुनिया के तमाम देशों की निर्भरता अभी भी डॉलर पर है, लेकिन ईरान और रशिया ने इस बीच में क्रिप्टो करेंसी के जरिए आवाजाही शुरू की। और जानकर हैरत होगी कि पिछले बरस उनकी जो क्रिप्टो करेंसी और युद्ध के दौर में होते होते सालाना लगभग 9-10 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी के जरिए इनकी आवाजाही हुई, जो इनकी अपनी करेंसी है, जिन्होंने डिजिटलाइज वे में काम किया है। एक वक्त भारत भी ये सोच रहा था, लेकिन उस दिशा में अभी गया नहीं। दुनिया की क्रिप्टो करेंसी की इजाजत आरबीआई देता नहीं है। आपके हाथ में अपनी करेंसी रहनी चाहिए। लेकिन एक क्षण के लिए जरा यह देखिए कि दरअसल हम जिस बात का आपसे जिक्र कर रहे हैं, यह कितना व्यापक है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े रिफाइनरीज मौजूद हैं। यानी एक मैसेज तो बहुत साफ है कि दरअसल भारत के सामने जो भी क्राइसिस हो, उसके साथ साथ दुनिया भर के उन देशों के सामने अपनी इकोनॉमी को पटरी पर लाने का एक दबाव है। तो वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, वो ईरान हो, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हो, इन तमाम देशों के साथ भारत के जो भी व्यापारिक संबंध थे, अब वो अपने ही दबाव में हैं। तो उनके साथ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, वो इस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में डगमगाया हुआ है। लेकिन एक बात और यहां समझनी होगी कि चीन की मौजूदगी
चीन पर भारत की निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, यह सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि 28 फरवरी के बाद चीन से जो भी माल भारत आ रहा है उसमें लगभग 52% का इजाफा हो गया है। यानी हमारा घाटा चीन को लेकर और बढ़ते चला जा रहा है। इन परिस्थितियों के बीच अगर चाइना की इकोनॉमी को आप समझ लें और उसके बाद भारत के उस क्राइसिस को समझ लें, तब शायद परिस्थिति साफ होगी, क्योंकि यही दो देश हैं जो सबसे ज्यादा मानव संसाधन को लेकर चलते हैं। यानी जनसंख्या के लिहाज से 140-150 करोड़ के बीच दोनों देश आ जाते हैं, यानी लगभग 300 करोड़ यह तादाद। और उसमें चाइना, इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं, मसला चाइना के साथ सिर्फ ईरान का नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में उसने लगभग 270 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। यह इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है, जो हमारी अपनी पोजीशन इससे पहले दुनिया के किसी भी देश के साथ हम खड़े नहीं होंगे, इसीलिए गुटनिरपेक्ष बनाया गया। लेकिन इस वक्त भारत अमेरिका के साथ खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, चाइना के साथ डील कर रहा है, रशिया के साथ डील कर रहा है, ईरान से दूरी हो चुकी है, मिडिल ईस्ट देशों के साथ कैसे संबंध किस रूप में होंगे। ये तमाम बातें इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन ने भारत की उस नीति को अपना लिया जो नेहरू काल से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक इस डिप्लोमेसी के आश्रय चलती रही कि हम किसी के साथ खड़े नहीं होंगे। और ध्यान दीजिए, चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों का जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसने इजराइल में भी लगभग 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ईरान में भी लगभग 25 से 28 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इजराइल के भीतर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है 90%, ईरान के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है जो पैसा चाइना का लगा है। और इसी तरीके से वो सऊदी अरब हो 81 बिलियन डॉलर, यूनाइटेड अरब अमीरात हो लगभग 50 बिलियन डॉलर, कुवैत हो लगभग 17 बिलियन डॉलर, बहरीन, यमन, कतर में लगभग 15.68 बिलियन डॉलर, ओमान में भी उसने 11 बिलियन डॉलर, इराक में भी लगभग 40 बिलियन डॉलर। यानी पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर उसका इन्वेस्टमेंट है, जो एक मैसेज अपने आप में देता है कि क्या इन हालात के बीच चीन उस इकोनॉमी को संभाल रहा है जिस पर भारत जैसे देश की निर्भरता बढ़ती चली जाए और भारत इस दौर में अमेरिका के साथ सामरिक यानी युद्ध यानी डिफेंस और एनर्जी को लेकर निर्भर होता चला जाए। तो भारत की अपनी इकोनॉमी अपनी आत्मनिर्भरता पर नहीं टिकी है, अमेरिका के साथ खड़े होकर वह वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज भी उठा सकता है। और इस दौर में चाइना के जरिए जो माल भारत में आ रहा है उससे चाइना लाभालाभ की स्थिति में है। भूल जाइए कि इस दौर में चीन की सेना सीमा पर किन किन इलाकों में कहां कहां पहुंची हुई है, वो बेकार की बातें हैं। निर्भरता आपके उस देश पर बढ़ती चली जा रही है और शायद इसीलिए इसको बड़े ही रिफॉर्म तरीके से जो प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो इसको नए तरीके से रखने की कोशिश भी करते हैं। दो चीजें देख लीजिए, चाइना का इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट के भीतर और प्राइम मिनिस्टर के जो इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं उनकी बात सुन लीजिए उसको। If we focus on outcomes, increasingly they are becoming subject to forces beyond our control. So whether we hit a particular landmark within a specified time frame or not is no longer in our control. Therefore, as the Lord told Arjuna, it is better we focus on our efforts and let the outcomes be dictated by forces within our control and beyond our control. So if anything, the current situation in the next 20 years should enable us to re-imbibe the lessons of the great teaching in the Mahabharata war, which is what is in your control is your efforts, and let's focus on that and let the outcomes come as they may. अब इकोनॉमिक एडवाइजर कहें कुछ भी, लेकिन हकीकत तो ये है, 3-4 बातें भारत के सामने क्राइसिस पैदा तो नहीं करेगी। पहला बड़ा क्राइसिस
इस देश के भीतर पेट्रोल, डीजल और जो हवाई जहाज के लिए ईंधन चाहिए होता है उसको लेकर है। आप उसमें कुछ करें या ना करें, वो मिलते जरूर रहेगा, लेकिन कीमत बढ़ती चली जाएगी सफर की। और इसका सीधा असर भारत के उस मिडिल क्लास पर खुले तौर पर पड़ेगा, और जो ग्रामीण भारत है उसके भीतर इसका असर एग्रीकल्चर पर पड़ने वाला। और एग्रीकल्चर के साथ दूसरा सवाल फर्टिलाइजर का भी है। ये दो परिस्थिति ऐसी है जिसमें कोई बड़े निर्णय लेने ही पड़ेंगे, लेकिन बड़े निर्णय लेने के साथ साथ यह भी सवाल है कि भारत को जो रिफाइनरी से फायदा होता है वो प्राइवेट कंपनी के पास जाता है, वो सरकार के पास नहीं आ रहा है। यानी रशिया आपको तेल दे दे, आप अमेरिका के दबाव में नहीं आए, तेल ले लें, लेकिन उसे भी रिफाइंड तेल चाहिए, वो जामनगर से होगा। हमारी अपनी रिफाइनरीज की परिस्थितियां जो है इस दौर में कमजोर हो गई है। यानी सार्वजनिक उपक्रम का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिक सेक्टर के दायरे में आता है। दूसरा बड़ा सवाल है, क्या वाकई इस दौर में अगर ध्यान दीजिए तो रशिया फंस गया तेल संकट में। यूक्रेन के भीतर का संकट खाद्यान्न संकट से भी जुड़ा है, लेकिन नई स्थिति यह है कि उसने अपने आप को इतनी मजबूती युद्ध के दौर में दे दी कि अमेरिका को भी ड्रोन को लेकर उसी से समझौता करना पड़ा। और इस दौर में जो युद्ध ने ड्रोन को सबसे बड़ा हथियार बना दिया, उसमें यूक्रेन न सिर्फ पूरे मिडिल ईस्ट के देशों के साथ खरीद फरोख्त कर रहा है, यानी ड्रोन बेच रहा है, अब तो अमेरिका भी एक प्लेयर के तौर पर उनके साथ खड़ा हो गया। अपनी अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए चीन ने अपने इन्वेस्टमेंट को मिडिल ईस्ट के भीतर और ज्यादा व्यापक कर दिया। उसके दायरे में इजराइल भी है, उसके दायरे में ईरान भी है। वो संप्रभुता की बात करता है और यूनाइटेड नेशन में जाकर खुले तौर पर कहता है कि समुद्री रास्ते स्वच्छंद तभी हो सकते हैं जब वो किसी के संप्रभु दायरे में ना आए। और ये संप्रभु दायरे के भीतर में होमर जो है ईरान के आता है। तो ईरान के साथ सहूलियत, इजराइल के साथ इन्वेस्टमेंट की सहूलियत, और इस पूरी परिस्थिति में अमेरिका अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत जैसे देश के साथ जिस ट्रेड डील के लिए लगातार दबाव बना रहा है, उससे लाभ उसको चाहिए, वहां के किसानों को लाभ चाहिए, और भारत के किसान यूं दबाव में आ जाएं। फैसले तो लेने होंगे, और फैसले नहीं लिए तो संकट हालात होंगे। तब यहां पर दो सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। एक, जिस बात का जिक्र लगातार देश में किया जाता है कि प्रधानमंत्री कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है। और दूसरी बात, हर देश अगर अपनी आर्थिक परिस्थितियों को संभालने के लिए दोहन कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो चीन हो या अमेरिका हो, तब ऐसे में भारत जैसे देश में गवर्नेंस के तौर पर सरकार अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन को लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है। यहां तक कि भारत में रेयर अर्थ जो होता है वह भी काम नहीं करते हैं क्योंकि अमेरिका का दबाव है, मत कीजिए। और इस परिस्थिति में भारत जो अपने आप में स्वावलंबी हो सकता है अपने संघर्ष के आश्रय, वह दिया जलाएगा कौन? वो दिया वही शख्स जला सकता है जिसका अपना जीवन सादगी में हो और भारत के लोगों की मानसिकता के साथ उसका अपने गवर्नेंस के तरीके जुड़ जाएं। अन्यथा वही हरदीप पुरी हैं, वही पीयूष गोयल हैं, वही नितिन गडकरी हैं, वही राजनाथ सिंह हैं, वही एक लंबी कतार है जो सब आश्रित हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी और शाह के दायरे में वो डेमोक्रेसी आती है जिसमें इस देश के संकट जो लोगों के सामने इस वक्त है, वो बेरोजगारी का हो, महंगाई भी बढ़ गई, आज तो महंगाई दर भी सरकार ने कहा बढ़ चुकी है। ये मुद्दे कोई मायने नहीं रखेंगे क्योंकि सब कुछ जब आप एक हथेली में दबा लेते हैं तो फिर आप किसी भी मुद्दे को छुपा सकते हैं, कोई भी नया मुद्दा पैदा कर सकते हैं, और इस देश का मीडिया सवाल करेगा नहीं, ये आप जानते हैं। अदालतें फैसला आपके अनुकूल में दे रही है, इस देश में नौकरशाही नतमस्तक है। बचा क्या? बचा ये कि संकट गहराएगा तब क्या होगा। ये खतरे की घंटी तो है, युद्ध का पैमाना बतला रहा है और रूस का संकट दिखला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।